चैनल शू की पाठशाला और मैं हूँ आपकी श्रुति। So today, first of all, we are here with the first chapter of biology, that is cell cycle, cell division and structure of chromosome. तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या चीज़ होती है, सेल डिवीजन क्या है और उसके कुछ टाइप्स, क्रोमोसोम जो कि कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उनके टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल क्या होती है? सेल साइकिल एक सेल की कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि सेल की एक ऐसी साइकिल है जो उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है। उसकी एक डिवाइडिंग साइकिल जिससे एक सेल 2 में डिवाइड होती है, 2 सेल 3 में डिवाइड होती है, जिसकी वजह से बेसिक जो है, जिसकी वजह से एक इंसान की ग्रोथ होती है। क्योंकि जब एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसकी हाइट और वेट इतनी नहीं होती है जितनी एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग की होती है। तो वो होती कैसे है? वो सिर्फ सेल साइकिल की ही कैपेबिलिटी है। जब सेल साइकिल एक सेल 2 में डिवाइड होगी, 2 सेल 4 में डिवाइड होगी, तो डेफिनेटली इंसान की ग्रोथ खुद होती है। तो सेल साइकिल व्हाट डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे सेल साइकिल की, तो एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग थ्रू रिकरिंग इवेंट्स विच इज़ नोन एज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का यही है कि कुछ एक साइकिल है जो कि बार बार वही रिपीटेड साइकिल है। एक सेल 2 में डिवाइड हो जाएंगी, फिर 2 सेल 4 में डिवाइड होंगी एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो ये एक रिपीटेड सेल साइकिल है, रिपीटेड साइकिल है, रिकरिंग है। तो अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल बेसिकली हम 2 पार्ट्स या फिर मतलब कह सकते हैं 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है, या हम अपने आसानी के लिए इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेस एंड सेकेंड इज माइटोटिक फेज। तो जो फर्स्ट फेज है इंटरफेस, वो एक्चुअली में एक प्रिपरेटरी फेज है। इस फेज के दौरान सेल का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करती है, रेडी करती है आगे के लिए, मतलब आगे डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है अपने आप को। तो इंटरफेस इज बेसिकली अ नॉन डिवाइडिंग फेज, whereas माइटोटिक फेज इज द एक्चुअल डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेस में जब सेल को अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, अपने आप को रेडी करना होता है डिवीजन के लिए, तो उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसको कुछ चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, कुछ नया करना पड़ता है। तो उनको इंटरफेस के जो भी न्यू चीज़ें होती हैं, जो उसको फॉर्म करना होता है, जो उसको सिंथेसिस करना होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अंडर थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द G1 phase, second one is the S phase and third one is the G3 phase. फर्स्ट G1 phase है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज। सेकेंड जो S phase है उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। थर्ड जो कि हमारा G3 phase है, G2 phase है, वो होता है सेकेंड ग्रोथ फेज। तो फर्स्ट फेज जो कि है फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर G1 phase, उसमें क्या होता है? उसमें सेल अपना RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और अपना वॉल्यूम इंक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्म। इसका बेसिक रीज़न जो है कि RNA और प्रोटीन करने का बेसिक रीज़न है कि उसकी सेल डिवीजन में ज़रूरत पड़ती है, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज इसीलिए करती है क्योंकि अगर एक सेल को 2 में डिवाइड होना है तो जाहिर सी बात है कि उसको अपना साइज़ इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो। जब एक चीज़ 2 में बांटी जा रही है तो उस एक चीज़ को तो बड़ा होना चाहिए ना, तभी वो 2 में डिवाइड हो पाएगी। तो इसीलिए अपने आप को सेल स्वेल अप कर लेती है, अपनी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेती है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ करना मतलब अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ कर लेती है। तो वो G1 फेज के दौरान होता है कि वो RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लेती है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है, द सेल साइज बिकम बिगर। जो सेकेंड फेज है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में DNA और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं। DNA और क्रोमोसोम, ये सिर्फ उसमें बोल दिया गया है कि DNA और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं, बट क्यों? क्रोमोसोम्स और DNA, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा कि क्रोमोसोम्स और DNA होते क्या हैं। अगर शायद आपको नहीं पता होगा तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा हर टाइम, तो मैं पहले बता देती हूँ कि DNA और क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम लोग बोलते हैं कि ये हेरिडिटरी, मतलब पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस तक, उनके ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है।
तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कुछ जीन लोकेटेड होती हैं। जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, जैसे कि अगर ब्लैक हेयर का कैरेक्टर है तो उसकी एक जीन होगी, अगर ब्राउन हेयर का कैरेक्टर है तो उसकी भी एक जीन होगी। तो क्रोमोसोम पर वो जीन लोकेट करती है और ये जीन जिस चीज़ से बनी होती हैं वो होता है डीएनए। क्रोमोसोम बेसिकली स्ट्रक्चर हैं जिन पर जीन लाई करती हैं। जीन एक्चुअली में हेरिडिटरी मटेरियल है और हेरिडिटरी मटेरियल जीन बना होता है डीएनए से। ये किसी एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। हमें जैसे इंडिया से चाइना में कुछ सामान भेजना है तो हम बाय प्लेन भेजेंगे, तो इस केस में जो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्रोमोसोम है, क्योंकि क्रोमोसोम से मतलब प्लेन से सामान जाएगा ना, तो वो क्रोमोसोम वो स्ट्रक्चर है जिससे जाता है। उसके अंदर जो बॉक्सेस होंगे, जो मेन सामान है वो होगा जीन। जैसे कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी बॉक्सेस रखे हैं तो जो बॉक्स होंगे वो होंगे जीन, और वो जिससे बने हैं फॉर एग्जांपल अगर वो कार्डबोर्ड से बने हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है वो है क्रोमोसोम। जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है वो है जीन, और जीन मिल बनती है डीएनए से। तो होप कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेल डिवीजन तो हम जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में और डीएनए के बारे में डीपली बताएंगे। अभी काम चलाने के लिए इतना, समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो सिंथेसिस फेस, बैक टू सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस में डीएनए का और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन होता है मतलब एक से अगर कोई एक चीज़ है तो उसकी कॉपी बना दी जाती है। अगर कोई क्रोमोसोम ए है तो उसकी क्रोमोसोम ए की दूसरी कॉपी बन जाएगी। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब एक सेल दो में डिवाइड होगा तो उसे अपने कैरेक्टर्स दोनों सेल में ट्रांसफ़र करने हैं। सिर्फ अगर एक क्रोमोसोम है तो वो किसी एक सेल के पास चला जाएगा और दूसरी सेल के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए, वो अगर सेल ए है उसका डिवीज़न होना है और वो सेल बी और सेल सी में डिवाइड हो रही है, तो मान लेते हैं सेल ए के पास एक क्रोमोसोम है जिसको अगर वो डुप्लीकेट कर लेता है तो वो दोनों एक एक सेल बी और सेल सी के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट नहीं कर पाता, अगर मान लीजिए ये प्रोसेस नहीं होता, तो वो सिर्फ एक क्रोमोसोम होता जो या तो सेल बी के पास जाता या सेल सी के पास जाता, तो कोई फ़ायदा ही नहीं उसका, पूरा हमारी सब चेंज ही हो जाना था। इसीलिए डीएनए और क्रोमोसोम अपने आप को पहले से ही डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिससे डिवीजन के बाद दोनों सेल्स में वो इक्वली डिवाइड हो जाए। अब आते हैं थर्ड फेज पर, जो कि है G2 फेज, जिसको बोला जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज। तो सेकेंड ग्रोथ फेज में जो डीएनए और क्रोमोसोम का जो सिंथेसिस हो रहा था, जो डुप्लीकेशन हो रहा था, वो बंद हो जाएगा और दोबारा से आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस चालू हो जाएगा, जो कि G1 फेज में हो रहा था। इसीलिए इनका सिंथेसिस क्यों होता है? सिंपल सा है कि आरएनए और प्रोटीन का डिवीजन के दौरान काम आता है, इसीलिए इनको सेल पहले ही प्रोड्यूस कर लेती है। तो ये था हमारे नॉन डिवाइडिंग फेज के बारे में, जो कि है इंटरफेज, जिसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करते हैं 3 स्टेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज कर दी जाती है। S फेज में डीएनए और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन किया जाता है और G2 फेज यानी सेकेंड ग्रोथ फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस दोबारा से शुरू हो जाता है। तो अब आते हैं माइटोटिक फेज पे, जो कि एक्चुअली में डिवाइडिंग फेज है। ये सिर्फ प्रिपरेटरी फेज था, सेल अपने आप को स्वेल कर रही थी, क्रोमोसोम नंबर बढ़ा रही थी, आरएनए प्रोड्यूस हो रहा था, प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये सिर्फ प्रिपरेटरी फेज था, वो तैयारी कर रही थी डिवीजन की। तो अब आते हैं मेन डिवीजन पर, जो कि है माइटोटिक, यानी कि अब डिवीजन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें स्टॉप करना होगा। हमें सिर्फ इतना कहना होगा कि एक फेज है जिसमें सेल अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी है और वो अपने आप को डिवाइड कर लेगी 2 सेल्स में या फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब आते हैं सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन होना है, तो सेल डिवीजन अब 2 टाइप का होगा। 2 टाइप का इसीलिए क्योंकि ये डिफरेंट सेल्स में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं तो सेल डिवीजन क्लियर होता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में 2 टाइप के सेल डिवीजन है, एक माइटोसिस और दूसरा मेयोसिस। ये है सेल डिवीजन ही, एक सेल डिवाइड ही हो रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रही है। क्योंकि जो हमारा माइटोसिस है वो होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स में, हमारे हाथ की सेल्स में, हमारे पैर की सेल्स में
जो डिवीजन होता है वो होता है माइटोटिक डिवीजन। बट जो मियोसिस होता है, जो मियोसिस है वो होता है हमारी गोनाड्स में, हमारी सेक्स सेल्स में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि जो ओवरीज हैं, जो टेस्टिस हैं, वहाँ जो होगा, वहाँ जो डिवीजन होगा उसको बोलते हैं मियोसिस। तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो हम जब पढ़ेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि माइटोसिस क्या है, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, वो डिवीजन कैसा है। तो सबसे पहले ये कि जो माइटोसिस है उसको बोला जाता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो मेंटेन रहता है। यानी कि अगर पेरेंट सेल है, अगर उससे दो सेल ए और सेल बी बन रही हैं, तो अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो ऑफस्प्रिंग्स जो सेल ए और सेल बी है उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा। 2n एज इन द सेंस क्योंकि वो क्रोमोसोम पेयर्स में फाउंड होते हैं, इसीलिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने भी क्रोमोसोम होते हैं। तो लेट्स से कि हमारी सेल ए है जिसका डिवीजन होना है, तो वो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है और उसमें क्रोमोसोम नंबर है 2n। तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे सेल बी और सेल सी, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही होगा। 2n थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, तो एक काम करते हैं, हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि अगर जो पेरेंट सेल ए है उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो सेल बी और सेल सी उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 ही होंगे। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं माइटोसिस में, तो इसको बोला जाता है इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वेशनल सेल डिवीजन, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है जिसकी वजह से डिवीजन होता है। तो माइटोसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडली क्लासिफाई किया है 2 स्टेजेस में, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि किसी भी सेल में जो सेल ऑर्गेनेले होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन है उसको बोला जाता है कार्योकाइनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है उसको बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले हमारी एक न्यूक्लियस होती है जो कि 2 में डिवाइड हो जाती है, उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो ये एक प्रॉपर डिवीजन हो जाता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कार्योकाइनेसिस विच इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसके 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोफेज, सेकेंड वन इज़ मेटाफेज, थर्ड वन इज़ एनाफेज एंड फोर्थ वन इज़ टीलोफेज। तो जो कार्योकाइनेसिस के 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसमें जो मेन चेंजेस आते हैं वो आते हैं एक सेल में कुछ बढ़ता है, कभी कुछ घटता है, कभी कुछ हमें बहुत अजीब सी चीज़ दिखाई पड़ती है, तो वो सब जो होता है वो होता है कार्योकाइनेसिस में। तो अब कार्योकाइनेसिस बेटर बी अंडरस्टूड विद अ कॉपी एंड अ पेन ऑन इट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस, जो कि सेल डिवीजन है, जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है जैसा कि मैंने पहले बताया। और अब हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस की जो 2 स्टेजेस हैं, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले हम कार्योकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो कार्योकाइनेसिस पढ़ने से पहले या साइटोकाइनेसिस पढ़ने से पहले हम जान लेते कि एक नॉर्मल सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेले हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का ही डिवीजन होना है। सेकंड, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। थर्ड, एक न्यूक्लियोलस, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि है सेंट्रोस्फीयर, उसके अंदर 1 या 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने मार्क किया हुआ है, ये है सेंट्रोस्फीयर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये हैं क्रोमैटिन फाइबर्स, या फिर इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये आगे जाकर मतलब प्रोफेज में, मतलब जो उसकी स्टेजेस हैं उसमें ये बनते हैं क्रोमोसोम, अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं और क्रोमोसोम बनते हैं। अब है साइटोप्लाज्म, जो कि बेसिक थिंग है, सबको मालूम है। और ये है सेल मेम्ब्रेन।
ये एक एज अ एनिमल सेल शो हो रही है। और अगर ये प्लांट सेल होती तो एक और मेम्ब्रेन होती ऊपर से जिसका नाम होता सेल वॉल, बट क्योंकि ये मैंने एनिमल सेल बताई है तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। मतलब कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेंट्रियोल्स का बहुत प्रेजेंट ही नहीं है तो ये वर्क कैसे करेंगे। तो ये एक चीज़ और अराइज करता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल का काम होता है वो अलग अलग होता है। एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल कर लेगा अपना काम, लेकिन अगर प्लांट सेल में जब उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो किसी और चीज़ को करना पड़ेगा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि सेंट्रियोल्स का रोल प्ले कौन करता है प्लांट सेल में। तो अब आते हैं कार्योकाइनेसिस पर। कार्योकाइनेसिस की फर्स्ट ऑफ ऑल 4 स्टेजेस होती हैं। पहली प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और 4th टीलोफेज। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। तो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग है तो काफ़ी सारी नई चीज़ें इसमें बन रही होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिसअपेयर हो रही होंगी। तो इसमें वही है कि ये अपेयर हो जाता है, ये डिसअपेयर हो जाता है, हमें मेनली यही पढ़ना है इस स्टेज में। तो अब हम सबसे पहले बात करते, अभी तक सेंट्रियोल्स की बात चल रही थी तो हम बात करते कि सेंट्रियोल्स क्या रोल प्ले करता है। तो जो सेंट्रियोल्स है वो इसकी जो आउटर कवरिंग होती है सेंट्रोस्फियर, ये सेंट्रियोल्स, ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है और ये आउटर कवरिंग को सेंट्रोस्फियर। ये सेंट्रोस्फियर फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल्स को रिलीज कर देती है, ये इनको फ्री सेट कर देती है ताकि ये अपना आगे काम कर सकें। तो ये 2 सेंट्रियोल्स रिलीज होकर क्या करते हैं कि ये, अगर ये मान लीजिए एक सेल है तो ये सेंट्रियोल्स रिलीज हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे और इनके बीच में एक फाइन आइलैश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। आइलैश आप जानते हैं आपकी पलकों जैसा ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसको बोला जाता है एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज इनकी पूछा जाता है और ये काफ़ी 1-2 चीज़ें बनाती हैं। एक और बनाती है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर्स। ये प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो इनका है कि स्पिंडल फाइबर्स का अपना अलग काम है, एस्ट्रल रेज का अपना अलग काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये थ्रेड की तरह होते हैं। प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनकी कहते हैं ना खासियत है, तो ये इनकी खासियत है कि प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और एस्ट्रल रेज फाइन आइलैश लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल पतले पतले हमारी पलकों जैसे बहुत पतली पतले से स्ट्रक्चर्स हैं। तो अब मेन ये आपको हर स्टेज में ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, हर कोई भी है, प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है या टीलोफेस पे, हर फेस में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सेल डिवीजन कार्योकाइनेसिस के दौरान रहती है। को ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सेल डिवीजन कार्योकाइनेसिस के दौरान रहती है। तो एक तो यही चीज़ होती है कि सेंट्रियोल्स जो फ्री हो जाते हैं वो एस्ट्रल रेज जो कि फाइन आइलैश लाइक स्ट्रक्चर हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो कि प्रोटीनेशियस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको फॉर्म करता है। तो फर्स्ट हमें यही देखना को मिलता है कि अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज। सेकेंड जो होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताई थी ऊपर, जो सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस या मटेरियल को जो अलग अलग करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपेयर होने लगती है। इस केस में मैंने ये डॉटेड दिखा रखी है इसीलिए कि ये डिसअपेयर होने लगती है। इट स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपेयरिंग। और जो तीसरी हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है वो ये कि जो ये क्रोमैटिन रेटिकुलम है ये कंडेंस होने लगते हैं। ये कंडेंस होकर एक दूसरे में मिलकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि होता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ इस तरीके का है। ये जो 4 आपको दिख रही हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है क्रोमैटिड्स। ये एक पॉइंट पर अटैच होती हैं जिनको बोला जाता है, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर या फिर इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर।
अब इसका बेसिकली एक कहते हैं कि क्रोमैटिड्स किस पॉइंट पर अटैच होती है, तो पॉइंट होता है काइनेटोकोर बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और अब बोला जाता है कि या तो अब ये डिवीजन अगर हम करें तो एक ये स्ट्रक्चर है और एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और एक अगर हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करते हैं तो अलग स्ट्रक्चर है, और अगर लॉन्जिट्यूडली डिवाइड करते हैं तो एक अलग स्ट्रक्चर है। तो जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर डॉटर क्रोमोसोम। और ये जो अगर अकेली हम चीज़ ले लेते हैं सिस्टर क्रोमैटिड की, अगर हम एक आर्म लेते हैं सिर्फ, तो उसको बोला जाता है आर्म। क्योंकि ये नॉर्मली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो मार्क करने के लिए पूछते हैं, तो इसको बोला जाता है काइनेटोकोर के ऊपर वाला जो पार्ट है, अगर सिर्फ एक की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्म। होप आपको समझ में आया होगा कि इनको क्रोमैटिड्स बोला जाता है, ये जिस पॉइंट पर अटैच होती है उनको काइनेटोकोर या फिर सेंट्रोमियर बोला जाता है। तो अब हम आते हैं अपने प्रोफेज पर। तो अब हमारे जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं, क्रोमोसोम जो कि हम जानते हैं हेरिडिटी मटेरियल है। तो अब मेन यही चीज़ होती है। और ये है लॉन्गेस्ट फेज। ये जितने भी कार्योकाइनेसिस के जितने भी फेजेस हैं, प्रोफेज हो, मेटाफेज हो, एनाफेज हो या फिर टीलोफेज हो, उनमें से ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज है ये। तो इसमें अब क्या क्या होता है जस्ट रिवाइज करते हैं कि सेंट्रोस्फीयर सेंट्रोल्स को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर्स का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद में हमारे जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। तो यही मेन चीज़ें होती हैं प्रोफेज पे। तो आते हैं नेक्स्ट फेज पर जो कि है मेटाफेज। मेटाफेज में बेसिकली बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि जो क्रोमोसोम्स, बाकी सारी चीज़ें तो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं ये आकर अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब एक बीच में अपने आप को ना इकट्ठा कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन लगा लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन अ प्लेट। और जिस प्लेट पर अपने आप को अरेंज करते हैं उसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन इक्वेटोरियल और मेटाफेज प्लेट। इसमें काफ़ी छोटी सी चीज़ होती है, तो इसमें कुछ नहीं है क्योंकि प्रोफेज स्टार्टिंग थी, उसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हो रही थी अचानक, तो इसीलिए काफ़ी था। अदरवाइज इन सब में छोटा छोटा ही है कि इसमें सिर्फ क्रोमोसोम्स अपने आप को आकर अटैच कर लेते हैं एक प्लेट पर, जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट। नाउ कमिंग बैक टू नेक्स्ट, एनाफेज। एनाफेज में जो क्रोमोसोम अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच हुए थे, उसमें क्रोमोसोम्स जो अटैच हो गए थे बीच में कहीं इकट्ठे, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट पर जो अटैच हुए थे, वो अब डिवाइड होकर नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है क्रोमोसोम का, और अब वो हाफ होकर यानी कि डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं या जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। देखो ये पहले बीच में थे, अब ये डिवाइड होकर ये एक इस तरफ जाने लगा और एक पार्ट इस तरफ जाने लगा। तो यही होता है कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगती हैं, स्टार्ट्स मूविंग देयर। इसमें बहुत छोटा सा काम हो रहा है। तो जैसा कि हमारा प्रोफेज था लॉन्गेस्ट फेज, ये है हमारा शॉर्टेस्ट फेज। इसमें काम ही क्या होता है, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स और जो या फिर हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम, वो अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करती है और वो पहुंच जाती है। अब आते हैं हमारे लास्ट फेज पर जो कि है टीलोफेज। इसमें ना जो प्रोफेज में अपेयर हुआ था वो यहाँ डिसअपेयर हो जाएगा, और जो चीज़ें डिसअपेयर हुई थी प्रोफेज में वो यहाँ पर अपेयर होने लगेंगी। जैसे कि देखते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्रोमोसोम बने थे वो अपने आप को दोबारा से, मतलब जो वो कॉइलिंग हुई थी उनकी, वो अपने आप को अनकॉइल कर लेंगे और दोबारा से क्रोमैटिन रेटिकुलम बना लेंगे। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से दोबारा से क्रोमैटिन रेटिकुलम बन जाएंगे, अपने आप को अनकॉइल कर लेंगे। क्रोमोसोम स्टार्ट्स अनकॉइलिंग, क्रोमोसोम या फिर हम लिख सकते हैं क्रोमोसोम गेट्स अनकॉइल्ड,
सेकेंड जो उसमें हुआ था एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए थे, तो एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपेयर हो जाएंगे, दे गेट्स डिसअपेयर, स्पिंडल फाइबर्स गेट्स डिसअपेयर। और जो हमारी नेक्स्ट चीज़ जो डिसअपेयर हुई थी वो थी न्यूक्लियोलस। तो इसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर हो चुकी थी वो दोबारा अपेयर हो जाएंगी। बस यही कुछ चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं इस फेस में, जो कि प्रोफेज से जस्ट अपोजिट है। और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है कि दो सेल होती हैं, मतलब न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, न्यूक्लियोलस अलग अलग हो गया, क्रोमैटिन रेटिकुलम हो गए, दोबारा से सेंट्रियोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं सेंट्रियोल्स, और ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं एक सेल के अंदर। अब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो चुका है क्योंकि हम ये कार्योकाइनेसिस ही पढ़ रहे हैं। अब बचा है तो क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, और अगर साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन अभी हम पढ़ेंगे तो फिर एक सेल डिवीजन कंप्लीट, यानी कि माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आते हैं साइटोकाइनेसिस पर। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्सेज आते हैं जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल की। तो इसमें एक गड्ढा मतलब एक फरो या फिर एक कंस्ट्रिक्शन अपेयर हो जाता है कुछ इस तरीके से। मिडिल में एक फरो हिंदी में अगर हम बोले तो एक गड्ढा हो जाता है, जो कि अंदर की तरफ जब बढ़ता जाएगा तो डिवीजन हो जाता है साइटोप्लाज्म का, और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं, दो अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इस फरो क्या होता है, तो वो अपने आप अपेयर होता है, कोई चीज़ कोई भी सेल ऑर्गेनेले नहीं है उसके लिए, कोई भी स्पेशल फॉर्मेशन नहीं होता है, वो सिर्फ अपने आप ही एक गड्ढा फॉर्म हो जाता है जो कि बढ़ता जाता है, जो डीपन्स होता जाता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो अ कंस्ट्रिक्शन और अ फरो अपेयर्स विच रिजल्ट्स इन द डिवीजन। अ कंस्ट्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं फरो अपेयर्स एट पेरिफेरी मतलब बिल्कुल साइड में, सेंटर में नहीं होता है। अपेयर्स एट पेरिफेरी विच डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म। और वो दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। अब अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये होता है कि एक सेल ऑर्गेनेले होती है गोल्गी बॉडीज, जानते हैं होंगे, हम पढ़ी होगी छोटे पे। गोल्गी बॉडीज एक चीज़ रिलीज करती है जिसको बोलते हैं वेसिकल्स जाती हैं सेंटर पर, कुछ एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। जैसे कि हमने पढ़ा था मेटाफेज प्लेट होती थी, तो इक्वेटोरियल प्लेट होती थी, उसी की तरह एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते थे। सेंटर से स्टार्ट होता था जो कि साइड तक यानी पेरिफेरी तक बढ़ता जाता था, और साइटोप्लाज्म का दो पार्ट में डिवीजन हो जाता था और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। तो इसमें तो अपने आप गड्ढा फॉर्म हुआ था, लेकिन इसमें गोल्गी बॉडीज जो सेल ऑर्गेनेले हैं वो वेसिकल्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो आकर प्लेट पर हमारे सेंटर पर अपेयर होती हैं, सेल प्लेट बनाती हैं, जिसकी वजह से डिवीजन होता है। अंदर से बाहर की तरफ इसमें डिवीजन है, इसमें बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन है। तो अब हमने पढ़ लिया है कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। टोटल माइटोसिस के दौरान एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कोई चीज़ इसमें कोई और करता है, कोई चीज़ इसमें किसी और अलग तरीके से होती है, क्योंकि ये डिफरेंस पूछा जाता है कि माइटोसिस में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो हम 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनिमल सेल में जो एस्ट्रल रेज फॉर्म होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, वो होते हैं सेंट्रियोल्स की वजह से। हमने देखा था जब सेंट्रियोल्स रिलीज हुए थे तब उन्होंने एस्ट्रल रेज को और स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म किया था। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। अगर बनते हैं जो ये एस्ट्रल्स बनते हैं, एस्ट्रल रेज बनती हैं, वो बनती हैं साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। यस, उसमें छोटे छोटे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं, नाम है उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड में होते हैं, उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स होता है, एस्ट्रल रेज फॉर्म होती हैं इन प्लांट सेल। एस्टर्स फॉर्म करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स।
और अब जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि साइटोकाइनेसिस में हमने देखा कि एनिमल सेल में बाहर से पेरिफेरी से अंदर की तरफ डिवीजन होता है, और जो कि होता है एक कंस्ट्रिक्शन, एक फरो, एक गड्ढा फॉर्म होने की वजह से, बल्कि एनिमल सेल में एक सेल प्लेट बनता है अंदर से सेंटर टू पेरिफेरी डिवीजन है, और इसमें पेरिफेरी टू सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड टू सेंटर, मतलब हम बोल सकते हैं फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, और प्लांट सेल में फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी डिवीजन होता है। सेकेंड की हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस में एनिमल सेल में होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो, और इसमें होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फोर्थ की जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जैसे कि हमने पढ़ा भी कि अगर एस्ट्रल रेज हैं वो अगर नहीं बनती हैं उससे सेंट्रियोल से, तो स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते हैं सेंट्रियोल से। तो ये भी वही बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल साइटोप्लाज्मिक स्टैंड, वो सेम चीज़ है क्योंकि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स दोनों सेंट्रियोल ही फॉर्म करता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस माइटोसिस प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन पर, जो कि है मियोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस होता कहाँ है? मियोसिस होता है गोनैड्स में, या फिर जिनको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स, या फिर अगर हम बोलें कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में मेल्स में होता है टेस्टिस में, और फीमेल्स में होता है ओवरीज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बेसिक चीज़ है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। उसको माइटोसिस को बोला जाता था इक्वेशनल सेल डिवीजन, लेकिन इसको बोला जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो ऐसा क्यों? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो माइटोसिस था उसमें जो फॉर्म हुआ था वो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे। हमने देखा था कि अगर 2n वाला क्रोमोसोम अगर डिवाइड हो रहा है तो वो 2 में डिवाइड होगा, जिसका नंबर भी 2n और 2n ही होगा। ये बात थी माइटोसिस की। लेकिन अब अगर हम मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस में अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो फर्स्ट उसमें n और n रह जाएगा क्रोमोसोम नंबर, ये इसको बोलते हैं रिडक्शनल फेज। और जो सेकंड होता है जिसमें इससे 2 डॉटर सेल्स होंगी और इससे भी 2 डॉटर सेल्स होंगी, उसमें तो n ही रहेगा क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें अब मेन डिफरेंस आ जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशनल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट रिडक्शनल है क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। तो अब ये एक डिफरेंस आ जाता है माइटोसिस में और मियोसिस में। मैं यही बता देती हूँ कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होती थी वो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती थी। ये जो एंड रिजल्ट आता था वो आता था 2 डॉटर सेल्स आ फॉर्म। लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि 2 स्टेजेस में होता है। पहले एक 2 में डिवाइड होगी और 2 4 में डिवाइड होती हैं, तो इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं। सेकंड है कि नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है, ये होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स में, और ये होता है हमारे गोनैड्स में। ये 2 डिफरेंस हो गए, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये मैंने डिफरेंस बता दिए हैं 2। और अब आते हैं मियोसिस पर। मियोसिस में हमने जैसे माइटोसिस में डिटेल में पढ़ा था, हमें वैसे बिल्कुल भी डिटेल में नहीं पढ़ना है मियोसिस को। हमें सिर्फ इतना जानना है कि मियोसिस में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, जितना ये डायग्राम बना हुआ है इतना ही जानना है कि मियोसिस में जो 2n वाला अगर डिप्लॉइड सेल है तो वो हाप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। और ये जो n है इसको हम बोलते हैं हाप्लॉइड सेल, क्योंकि इसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। तो एक डिप्लॉइड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल 2 हाप्लॉइड सेल में बनती है, जिसको बोला जाता है रिडक्शनल फेज। और जो ये 2 सेल फॉर्म हुई है ये 4 सेल्स में होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इक्वेशनल सेल डिवीजन है, और ये 4 सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। बस हमें इतना ही जानना था मियोसिस के बारे में। अब हम आते हैं कि मियोसिस की वजह से होता क्या है, मतलब क्यों मियोसिस में ये क्रोमोसोम नंबर हाफ करना इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि क्यों कम होता है क्रोमोसोम नंबर। अगर इक्वल बना रहता तो क्या प्रॉब्लम होती है, ऐसे माइटोसिस में था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लीजिए कोई फादर है, फादर से 2n क्रोमोसोम आते हैं और मदर से भी 2n क्रोमोसोम आते हैं, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो 2n 4n हो जाएगा, 4n। और यही अगर 4n फिर अगर 4n वाले कंबाइन होगा, फिर इनकी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी वो होंगी 8n।
तो जो रिजल्ट होगा वो बहुत डिजास्ट्रस होगा। इसीलिए ये नहीं होता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है डिवीजन के दौरान, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर आगे जनरेशन्स में मेंटेन रहे। अब दूसरी चीज़ कि जो मियोसिस होता है उसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिसमें फादर के और मदर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, फादर के और मदर के कैरेक्टर्स का। जैसे कि अगर मान लीजिए फादर का कलर अगर डार्क है और मदर फेयर है तो ऑफस्प्रिंग हो सकता है कि डार्क हो, फेयर हो सकता है, मीडियम भी हो। तो वो इसीलिए क्योंकि जो फादर के क्रोमोसोम्स का और मदर के क्रोमोसोम का एक्सचेंज होता है। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं बट डिफरेंट होते हैं। यहाँ तक कि खुद भाई बहन अपने आपस में डिफर करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि ये जो एक्सचेंज होता है, मटेरियल कैरेक्टर्स का जो एक्सचेंज होता है वो करता है वेरिएशंस यानी कि जो चेंज होते हैं खुद पेरेंट्स में और उनके ऑफस्प्रिंग्स में और खुद सिबलिंग्स में। सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों में जो चेंज होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलर हैं लेकिन डिफरेंट भी हैं, उनको बोलते हैं वेरिएशंस। और ये छोटी छोटी वेरिएशंस आफ्टर ईयर्स करती हैं एवोल्यूशन। इट लीड्स टू एवोल्यूशन। जैसे कि बोला जाता था कि हम अगर चिंपैंजीज और ये मंकीज़ ये सब हमारे पूर्वज है, तो कैसे हम मंकीज से, चिंपैंजीज से आज हम ह्यूमन बींग्स बने हैं, वो सिर्फ इसीलिए कि जो वेरिएशंस होती गई थी धीरे धीरे उन्होंने लीड किया एवोल्यूशन को। और ये होता है मियोसिस के एक प्रोसेस के दौरान जो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब कि अगर ये इस पे बता देती हूँ मैं कि अगर मदर और फादर का क्रोमोसोम आया है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। होमोलोगस क्रोमोसोम है, आप अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि 2 क्रोमोसोम है, वो आए हैं, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। तो वो अपने आप को एक पॉइंट पर अटैच कर लेते हैं। लेट्स से कि उन्होंने अपने आप को इस पॉइंट पर अटैच कर लिया, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं काइस्मा। इस पॉइंट को बोला जाता है काइस्मा। और वो इस पॉइंट के थ्रू, कह सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू, अपने जो भी मटेरियल हैं, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर फादर का हेयर कलर है ब्लैक, मदर का है गोल्डन, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें डिफरेंस आएंगे। मतलब वो हो सकता है कि उसका ब्लैक हो, गोल्डन हो, या फिर हो सकता है कि उसका ना ब्लैक हो ना गोल्डन हो, मीडियम हो, बीच में गोल्डन और ब्लैक के बीच में ब्राउन भी आता हो सकता है, ब्राउन हो। तो ये जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर उसकी वजह से होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को एक पॉइंट पर अटैच कर लेते हैं जिसका नाम है काइस्मा, और वो अपना जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से होते हैं वेरिएशंस, और वेरिएशंस लीड करते हैं एवोल्यूशन को। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है मियोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम्स। अब आते हैं क्रोमोसोम्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स को बोला जाता है कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि वो ही होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स में अब होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमें पता करना है, मतलब क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब कलर होता है और सोमा मतलब बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होती होंगी वो कलर्ड बॉडीज़ होती होंगी। अब आते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो शेप में, साइज़ में एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और सेम लोसाई यानी सेम पॉइंट पर सेम जीन बियर करते हैं। सेम जीन बियर करना मतलब कि अगर जैसे कि एक क्रोमोसोम मदर से आया है और एक क्रोमोसोम फादर से आया है, बाय द वे जो क्रोमोसोम मदर से आता है इट इज़ नोन एज मैटरनल क्रोमोसोम, और जो फादर से आता है दैट इज़ नोन एज पैटर्नल क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम जो फादर से आया है और जो मदर से आया है वो क्रोमोसोम एक्जैक्टली सेम है, शेप में भी, साइज़ में भी। और लाइक एग्जांपल, अगर वो टिप पर हेयर कलर का जीन बेयर करते हैं, उसके नीचे स्किन टोन का, देन हाइट का, देन बॉडी शेप का, आई कलर का, अगर वो सेम हर एक सेम पॉइंट पर टिप टू बॉटम अगर सेम जीन बेयर करते हैं तो उन क्रोमोसोम्स को बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम।
अब कमिंग बैक कि होमोसोम मतलब क्रोमोसोम के कितने नंबर होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। यस, और ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि काफ़ी कैरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि स्किन कलर, आई कलर, हेयर, मतलब सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। तो 23rd क्रोमोसोम जो है, जो कि लास्ट है, वो सिर्फ अलग है, जो कि डिसाइड करता है हमारा जेंडर। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग बैक टू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रोमोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्रोमैटिड्स होते हैं जो कि एक पॉइंट सेंट्रोमियर या फिर हम बोल सकते हैं कि काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं। उसके बाद में काइनेटोकोर से ऊपर की जो उनकी वो क्रोमैटिड होती है उसको बोला जाता है आर्म। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेनली 60% हिस्टोन होता है और 14% डीएनए। तो हिस्टोन्स क्या है। हिस्टोन एक तो प्रोटीन होता है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसके बारे में हमें जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस डीएनए है, 40% डीएनए एंड 60% हिस्टोन। और ये जो डीएनए और जो हिस्टोन है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। तो हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि क्रोमोसोम की जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोसोम। और एक क्रोमोसोम में इनफैक्ट हो सकता है कि 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम भी प्रेजेंट हो। यस, इट डिपेंड्स कि अगर क्रोमोसोम है तो उसमें कितने भी न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं। और न्यूक्लियोसोम है क्या, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही तो है हिस्टोन्स का और डीएनए का, बस। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं जो कि किसी भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोला जाता है डीएनए। सेकेंड वन इज राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको बोला जाता है आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं, इनके बारे में डिटेल स्टडी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बता दें कि डीएनए में क्या क्या होता है। पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो कि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। और इसी जगह पर अगर बोला जाए कि जस्ट फॉर डिफरेंसेस, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। और आरएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थाइमिन होता है, बट साइटोसिन एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, पर थाइमिन की जगह पर एक अलग दूसरा नाइट्रोजनस बेस जिसका नाम है यूरेसिल वो प्रेजेंट होता है। तो अब यूरेसिल ये एक डिफरेंस है कि इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। और आरएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। और एक और डिफरेंस है कि जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, और जो आरएनए में पेंटोज शुगर होती है वो होती है राइबोज। और जो थर्ड डिफरेंस है वो काफ़ी सिंपल है, आप इजीली याद रख सकते हैं कि डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आरएनए से रिलेटेड होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन से। ये हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं जीन के बारे में। तो जीन क्या है। जीन मैंने आपको बताया था कि जीन वो चीज़ है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। They are the specific part of chromosome which are made up of DNA through which the transmission of characters take place from parents to offspring. अब हमारा जीन भी हो गया, क्रोमोसोम भी हो गया, डीएनए भी हो गया। तो अब आते हैं हम कि जो हमारी बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। तो जो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिए गए कि हमें किस टाइप का क्या क्रोमोसोम है। तो जो क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं जेंडर,
किसी भी ऑफस्प्रिंग, होने वाले ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर डिसाइड करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को बोला जाता है आइडियोसोम्स, एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। यस, इसमें मतलब कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो होता है कि फीमेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होता है XX क्रोमोसोम, और जो मेल में होता है वो होता है X और Y क्रोमोसोम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्पर्म्स हमारे ओवम में आते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो एक स्पर्म में या तो X क्रोमोसोम होगा या फिर Y क्रोमोसोम होगा। तो लेट अस से कि अगर X क्रोमोसोम वाला फ्यूज़ हो जाता है ओवम के साथ, तो XX मिलकर बनाएंगे एक फीमेल चाइल्ड, और अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर फ्यूज़ हो जाता है ओवम के साथ आकर, तो XY यानी कि बॉय चाइल्ड होगा। तो हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि फीमेल में कोई भी चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ मेल में कौन सी स्पर्म्स आ रही है, कौन से क्रोमोसोम वाली, वेदर X क्रोमोसोम फ्यूज़ हो रहा है ओवम के साथ या फिर Y क्रोमोसोम फ्यूज़ हो रहा है ओवम के साथ, वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे का ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा। तो ऐसे क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द जेंडर और द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड आर नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम्स, आइडियोसोम्स और एलोसोम्स। और ये सिर्फ 23rd पेयर होता है हमारे ह्यूमन बींग्स में जो कि ये डिटर्मिनेशन करता है। अब आते हैं जो बचे हुए 22 क्रोमोसोम्स हैं, तो दूसरे क्रोमोसोम्स जो होते हैं, बाकी के 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी कैरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, हेयर कलर, आई कलर, हमारे बाल स्ट्रेट होंगे, कर्ली होंगे, स्किन टोन क्या होगा, बस वो सब कुछ डिसाइड करते हैं एक्सेप्ट द जेंडर। तो द क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइंस एवरी कैरेक्टर एक्सेप्ट द जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर नोन एज ऑटोसोम्स, और ये ह्यूमन बींग्स में 22 होते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल क्लियर इट आउट। बाय बाय।